धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, कैसे आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार इंसा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में, और उम्मीद करता हूं कि पूज्य हजूर पिताजी की दया में रहमत से आप सारे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इसी कामना के साथ प्रोग्राम शुरू करते हैं अरदास के साथ। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, अब बहुत हो चुका। तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना है। हे मालिक, सबको सुमति बख्शना। सुमति किसे कैसे देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसे दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो चलिए मालिक के पर प्रोग्राम शुरू करते हैं। अरदास का भजन है, फिर धीरे धीरे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और एक चर्चा होगी, बहुत खूबसूरत चर्चा है कि कैसे लोग शातिर हो गए हैं और जब खुद गिर रहे हैं तो कैसे फिर भी गुमराह करने की हिम्मत। देखिए क्या बोलते हैं उसको, विल पावर कितनी स्ट्रांग है कि यार हम नहीं बदलेंगे चाहे दुनिया बदल जाए। आज पूज्य श्री पिताजी को जो लोग गोभी राम कहते हैं और जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उन दोनों पर कार्यक्रम है, जरूर सुनिएगा। और ये भजन के साथ प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, फिर उसके बाद जैसे आपको ठीक लगे वैसे वैसे धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। अरदास का भजन है, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। मिड्डा साहब, बाबू जी बहुत बहुत स्वागत आपका। नवीन दत्त जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। महेश कुमार जी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। बाबू जी रहमत है पिताजी की। और आज प्रोग्राम कर रहा हूं मैं चिट्ठी का जो मसला है, जिसे कहते हैं कि गोबीराम ने चिट्ठी लिखी है और उस पर बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी भी है, तो उस पर चर्चा होगी, बड़ी मजेदार रहने वाली है। जो भी सेवादार जुड़ रहे हैं वो जरूर देखिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कैसे मालिक के पैरों आप सारे? उम्मीद है पिताजी की दया मेरे रहमत से आप सारे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चलिए आज आपको कुछ दिन पीछे के फ्लैशबैक में ले चलते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक आरटीआई पर चर्चा की थी हम लोगों ने, कैसे लोगों ने गुमराह करने के लिए आरटीआई लगाई और उस आरटीआई का मसौदा क्या था और उसमें कहानी क्या थी। कुलदीप जी लिख रहे हैं धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जितने भाई बहन लाइव जुड़े हैं सभी को मेरी तरफ से नाराजी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। कुलदीप रवर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका साथ। राहुल भतीजा जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कुसुम यादव जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। अमित चंद जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। सुभाष जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सगुन बरनाला जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। तमाम सेवादारों को धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक के पर आपको याद होगा कुछ दिन पहले हम आरटीआई पर प्रोग्राम कर रहे थे और लगातार कई दिन प्रोग्राम किया कि फेथ वर्डिक्ट वालों ने दावा किया कि हम बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं, हमने आरटीआई लगाई है। लेकिन आरटीआई एक्चुअली क्या थी? डेरे की चलती हुई गाड़ी को कैसे रोका जाए, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा हूं मैं आपको। किन्हीं ने कहा कि हमें तो आशीर्वाद चाहिए साहब, बिना आशीर्वाद के तो हमारा विवाह ही संपन्न नहीं हुआ। तो अब एक खिस्सानी बिल्ली खंबा नोचे। आपने सुना होगा कि जब आदमी के कुछ हाथ लगता है चलो कहीं और पत्थर मार लेते हैं, फिर वाली स्थिति। एक आपको याद है या नहीं है, मेरे बहुत अच्छे याद है, मैंने देखा भी, मैं उस पोस्ट को ढूंढ भी रहा था पर मुझे मिली नहीं कहीं वो, क्योंकि मालिक के पारे इतने 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 जबरदस्त वाले शेर है कि पोस्ट बनाते हैं डिलीट कर देते हैं, यानी कहीं तो गड़बड़ है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि एक अखबार छपा था सच कहूं, जिसमें पिताजी की जो भी चिट्ठी लिखी, 6-7 चिट्ठी जितनी भी पिताजी ने भेजी है, तमाम चिट्ठियां उसे प्रकाशित थी। ऊपर पिताजी का स्वरूप था उसमें। लेकिन इन कलाकारों ने क्या किया, वहां पे गोबीराम की फोटो लगाई और कहा कि गोबीराम की चिट्ठियां। शायद आप में से पता हो कुछ लोगों को, कुछ साथी से अगर उस पोस्ट को देखा भी हो। अब एक मुकदमा आपको पता होगा, रवि नड्डा और अशोक रंधावा का मुकदमा पेंडिंग है, जिसकी सुनवाई चल रही है, जिसमें अब वो आरटीआई लगाई गई कि देखो जी सवाल जवाब होंगे तो हम घेरेंगे सरकार को कि कैसे कोई कैदी बाहर से सामान मंगा सकता है, उसके ऊपर क्या क्या नियम कायदे कानून है, कोई कैदी को मिल सकता है तो उसके क्या नियम कायदे कानून है, कोई अगर कोई चीज छप रही है उसकी बिक रही है तो उसकी क्या नियम कायदे कानून, तमाम चीजें पूछी गई थी उस आरटीआई में। लेकिन उस आरटीआई में एक सवाल नहीं पूछा गया था जो सबसे महत्वपूर्ण था कि क्या बाबा राम रहीम जेल से चिट्ठी लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। ये सवाल नहीं पूछा था उसमें, तमाम चीजें पूछी गई। अब जो एक नई वायरल मैसेज है उसको देखिए, क्या मैं पढ़ के सुना रहा हूं, पहले दिखा दूं फिर इसका पढ़ के सुनाऊंगा आपको। ये एक मैसेज है, ये आप देखें, आपको दिख भी रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। गोबीराम से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है और एक ग्रुप है बहुत प्यारा सा, मेरे राम की जन्मभूमि अयोध्या ब्लॉक है ये, जिसमें ये पोस्ट चल रही है सरकार। तो इसमें लिखा है, गोबीराम चिट्ठी के मसले पर आज चंडीगढ़ हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुबह हाई कोर्ट से जारी दस्तावेज में लिखा गया कि सुनवाई दोपहर 2 बजे होगी, लेकिन याचिकाकर्ता अशोक रंधावा ने अपने वकील को आगाह किया कि 2019 में पूज्य गुरु जी के सुरक्षा मामले की याचिका में भी हाई कोर्ट ने इसी तरह की तरकीब निकालकर हमें गुमराह किया था, इसलिए आप जल्दी ही जाएं। जैसे ही अशोक के वकील कोर्ट में दाखिल हुए तो एक कर्मचारी ने दोपहर 2 बजे का समय बताया, लेकिन दूसरे ने कहा कि आपके केस में अभी बहस हो गया। आश्चर्यजनक तरीके से दूसरे नंबर पर ही सुनवाई शुरू हो गई। ऐसा क्यों हुआ यह आप खुद समझ लें। अच्छा, ये नहीं समझाएंगे, आपको खुद समझना है। ये वाली ये आखिर सुनवाई पहले क्यों गई आपको खुद समझना है, क्योंकि अब तक जो चीजें आपको समझा रहे हैं वो आपकी समझ में नहीं आ रही कि डेरा वैश्याओं का अड्डा आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको खुद समझना है बहुत सारी चीजें। ये एक ऐसे गिरोह की चालबाजी है साथ संगत जी, जो डेरे की सारी व्यवस्थाओं को नस्ते नाबूद कह लो, खराब करना कह लो, खत्म करना कह लो, उस पैटर्न पे जो काम कर रहे हैं वो लोग हैं। अगला देखिए कैसे लिखते हैं। जैसे ही अशोक जी, फिर अदालत में सरकारी वकील से सवाल पूछा गया कि चिट्ठी सच्ची है या नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा साथ संगत जी, बड़ा ही गोल तरीके से जवाब है, लेकिन बड़ा शानदार जवाब है। मैंने पढ़ा तो मैंने कहा इनकी मती मारी गई है, ये इतनी कठिन बात ये सरलता से लिखते।
यानी कि लिखने वाले को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था, कोई पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, लेकिन कहानी तो कहानी है साहब। जुझार सिंह बाबू जी, धन धन सदगुरु तेरे आसरा। फिर अदालत में सरकारी वकील से सवाल पूछा गया कि चिट्ठी सच्ची है या नहीं, तो इस पर सरकारी वकील ने कहा, ध्यान सुनिएगा साथ संगत जी, चिट्ठी की डिमांड पूज्य गुरु जी के परिवार की तरफ से की गई थी और जैसा वो चाहते हैं वैसा हम डेरा प्रमुख से लिखवाकर हम दे देते हैं। ये एक लाइन मैंने लिखी है साथ संगत जी। ये जो इस तरीके से साथ संगत को गुमराह कर रही है उनका पैटर्न है लिखने का। और देखिए क्या खूबसूरत लाइन लिखी है कि कहां गई, हाँ ये देखिए, आपने वैसे पढ़ी है, सबने पूरा दिन वायरल रहा है मैसेज यहां पर। फिर अदालत में सरकारी वकील से पूछा गया कि चिट्ठी कहां गई, हायरी चिट्ठी सच्ची है या नहीं, तो इस पर सरकारी वकील ने कहा कि चिट्ठी की डिमांड पूज्य गुरुजी के परिवार की तरफ से की गई थी और जैसा वो चाहते हैं वैसा हम डेरा प्रमुख से लिखवाकर हम देते हैं। अब देखिए सदगुरु की प्यारी साथियों की कितनी शानदार बात है। क्या इन्होंने अपने पेज पे लिखा जी, साथ संगत जी माफी चाहते हैं आपसे कि चिट्ठियां तो राइटिंग तो पूज्य श्री पिताजी की है, लिख भी पिताजी रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहा इन्होंने। ये तो कोर्ट में कंफर्मेशन है, इन्हीं की कंफर्मेशन है, मेरी नहीं है कि मैंने कहीं मुकदमा डाला होगा जी पिताजी के बारे में पता करेंगे चिट्ठी विट्ठी, क्योंकि मैं जानता हूं इस बात को कि चिट्ठी पूज्य, जब मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कई बार कि पूजनिक माताजी ने कहा, बड़े माताजी ने कहा कि बेटा वकील चिट्ठी दे के जाते हैं, चिट्ठी आती है तो मसले खत्म। लेकिन नहीं जी, दिमाग में था ना बहुत सारा कुछ, अब वो कंफर्म भी करना था। कंफर्म भी क्या करना था, कोर्ट में कंफर्म कराया। कैसे कि जी कोर्ट ने टाइम दे दिया, चिट्ठी पता करो जी, बताओ डेट मिल गई। अब डेट मिल गई तो उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन कहानी में बनानी ना साथ संगत जी, मैं दावे के साथ कहता हूं कि एज इट इज वर्डिंग नहीं है जो कोर्ट में होती है। कोर्ट में अगर यह सवाल पूछा गया कि क्या चिट्ठी, देखिए इसमें जो सवाल था, फिर अदालत में सरकारी वकील से पूछा गया कि चिट्ठी सच्ची है या नहीं। सवाल क्या है, चिट्ठी असली है नहीं। उसने कह रहा था हाँ जी चिट्ठी असली है, गुरुजी जेल से चिट्ठी भेजते हैं, हाँ चिट्ठी आती है, लेकिन नहीं। लेकिन उसमें एक कहानी बनाई गई कि जैसे डिमांड कौन कर रहा है चिट्ठी की, शाही परिवार कर रहा है। उनको डिमांड की जरूरत नहीं है साथ संगत जी, पहली बात, क्योंकि उनकी वीडियो कॉलिंग पर भी बात होती है पिताजी के साथ में, उनकी हफ्ते में 2 दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात होती है शाही परिवार की, और लगभग 1 दिन छोड़ करके या रोज ऑडियो कॉल पे पिताजी के साथ बात होती है 2 वेरीफाइड नंबर्स पर। वेरीफाइड मतलब कि जेल प्रशासन और हरियाणा सरकार प्रशासन की ओर से उन नंबरों की तस्दीक की गई कि वो नंबर वाकई उन लोगों के पास हैं जिनसे गुरुजी बात करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। वेरीफाइड नंबर है 2। अब जब 2 नंबर वेरीफाइड है तो उन्हें चिट्ठी की जरूरत नहीं है शाही परिवार को, लेकिन पिताजी लिखते हैं साथ संगत जी, किनको, माताजी के नाम, हमेशा हर चिट्ठी माताजी के नाम। अब संगत को गुमराह कैसे कर रहे हैं, कहानी बना दी थी बीच में, जैसा शाही परिवार कहता है वैसे हम जाते हैं और वैसा हम उनको बोल के लिखवा लाते हैं। मैं तो आज उन तमाम सेवादारों की बुद्धि विवेक पर हैरान हूं और इस बात को सदगुरु से दुआ करता हूं कि पिताजी सबको माफ करना, इनको पता ही नहीं है कहां खड़े हैं, अपना रहमो करम इन पर रखना। इन्होंने ये लिख सकते थे यहां कि इसमें क्या अपने पेज पे लिखना था कि हाँ चिट्ठी सच्ची है, कोर्ट में बात मानी गई और पिताजी ही चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन नहीं कहा गया साहब। कोई नहीं कहेगा इस बात को। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कभी कल लगे आपको यार बिंदर ने अपनी नई तरफ से कहानी सुना दी। मैं आपको एक बार दोबारा दिखाता हूं कि बहुत सारे सेवादार बाद में जुड़े। और ये देखें आप, ये एक ग्रुप है हमारा, अयोध्या ब्लॉक है, यूपी का ब्लॉक है कोई, और क्योंकि अयोध्या के बहुत सारे सेवादार जुड़े हुए हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट पे, तो जो गुमराह कर रहे हैं ये वही पूरा गैंग है। और ये देखें आप, इसमें साफ लिखा है कि फिर अदालत में सरकारी वकील से सवाल पूछा गया कि चिट्ठी सच्ची है या नहीं, तो इस पर सरकारी वकील ने कहा कि चिट्ठी की डिमांड पूज्य गुरुजी के परिवार की तरफ से की गई थी और जैसा वो चाहते हैं
वैसा हम डेरा प्रमुख से लिखवाकर हम दे देते हैं। अब देखिए, इसमें ये लिखना चाहिए था इनको कि वहां हम गोबीराम जी को बुलाते हैं और फिर गोबीराम जी को कॉपी पेन देते हैं और उनसे लिखवा के हम चिट्ठी भेजते हैं, लेकिन नहीं, इसमें ये भी एडमिट कर रहे हैं कि चिट्ठी पूज्य हजूर पिताजी के द्वारा लिखी जाती है, लेकिन लिखते वो अपनी मर्जी से लिखते, कोई और लिखवाता है, उसको हम लिखवा कर लाके दे देते हैं। अब सवाल ये उठता है साथ संगत जी, ऐसे लोगों का क्या हश्र है इस दुनिया में जो पूज्य हजूर पिताजी को गोबीराम गोबीराम करके संबोधित कर रहे हैं। क्या स्थिति है उन लोगों की, क्या मानसिक स्थिति है? क्या स्थिति है उन लोगों की, आप समझें मानसिक स्थिति क्या उनकी। वो लोग इस कदर भ्रमित है, और इस एक्चुअली भ्रमित नहीं है, वो एक प्रोपेगेंडा के तहत आपके बीच में है, बहुत साजिशें लेकर के आपके बीच में बैठे हैं। कभी वो डेरे को वैश्यवर्ती का अड्डा बताते हैं, कभी डेरे के वकीलों को चोर बताते हैं, डेरे के जिम्मेवारों को चोर बताते हैं। सारे चोर हैं तो सही कौन है यहां? जो एक विचारधारा देने वाली बात है ना दुनिया को, जो पूज्य हजूर पिताजी ने, देखो मैं आपको एक बहुत कड़वी बात तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, मेरी भावनाओं को समझिएगा बस आप, लेकिन जो मैं शब्द कहूंगा उन पर मत जाइएगा। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो समझिएगा। सरकार चाहती, या मैं कहूं कि उपद्रवी, कल सोनू गर्ग जी आपको ये समझ में आना चाहिए कि चिट्ठी पूज्य हजूर पिताजी लिखते हैं। आज का मसला, कल चर्चा उस पर करेंगे साहब, कल का पूरा दिन है हमारे पास। पिताजी की रहमत से जो अब तक ठीक होता है वो आगे भी ठीक होगा। जो संगत को सफाई अभियान पे जाने से रोकते हो, जो साथ संगत को नाम चर्चाओं में जाने से रोकते हो, जो साथ संगत को सेवाओं में जाने से रोकते हो, जो साथ संगत को परमार्थ करने से रोकते हो, जो साथ संगत को सच को अखबार लेने से पढ़ने से मना करते हो, जो साथ संगत को तमाम तरह की सेवाओं से रोकते हो, बाधा डालते हो उनकी सेवाओं में, उनके दिमाग में जहर डालते हो, वो लोग आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं यार? और मुझे लगा है पता कि पिटते पिटते बचे हैं जनाब। अभी यहां खोड़ा ब्लॉक में आए थे, गर्मा गर्मी हुई काफी, लेकिन ये तमाम जितने भी ब्लॉक भंगीदास हैं, क्षेत्रीय भंगीदास हैं, वो इस बात का ध्यान दें कि किसी भी गैर जिम्मेवार व्यक्ति के साथ जिस स्टेज पे आप खड़े होते हैं ना साथ संगत जी, वो आपको नहीं छोड़नी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के लिए साझा नहीं करनी आपने। मुझे आज भी याद है, ये आज से लगभग जहां तक मुझे ख्याल है 1998 या 2000 के आसपास की बात है। मंगोलपुर कला गांव है दिल्ली में, पत्थर मार्केट है बहुत बड़ी, फर्नीचर मार्केट भी वही है। वहां पे एक भंगीदास जी थे हमारे, सतपाल जी भंगीदास हैं, वो शायद आज भी हैं नहीं है भंगीदास, मुझे नहीं पता। मेरे मित्र के जीजा हैं वो, तो वहां मुझे जाना हुआ, किसी कार्यक्रम में गया था उनके घर, तो उस दिन नाम चर्चा भी थी वहां। तो नाम चर्चा चल रही थी और इत्तेफाक से उस दिन कोई ब्रह्मचारी भी आए हुए थे, वो नाम चर्चा पार्क के बाहर से सुन रहे थे खड़े होकर के और देख रहे थे। अब हो क्या रहा था कि उनके कोई और कार्यक्रम में, तो वो बार बार क्या कर रहे थे, नाम चर्चा चल रही थी और वो छोड़ के कभी इधर जा रहे थे, कभी उधर जा रहे थे, कभी कहीं जाते, कभी कुछ कर रहे थे, लगे हुए थे और ब्रह्मचारी देख रहे थे पास। जब नाम चर्चा समाप्त हुई तब ब्रह्मचारी जी ने उनसे कहा कि भाई अगर आप जिम्मेवार हैं संगत के और संगत बैठी है और आप इधर उधर टहल रहे हैं, तो समझो आप वो हर बात लॉजिकली करते हैं। सुखविंदर जी आधा मिनट दीजिए, मैं आपके इस लॉजिक का भी जवाब दूंगा कि पिताजी की जगह आप ड्यूटी दे रहे होते हैं कि पिताजी सत्संग में समझा रहे होते हैं, आप यहां संगत को संभाल कर रहे होते हैं और आप इधर उधर टहल करके समय काट रहे हैं, ये बहुत गलत है। साथ संगत जी किसी के साथ भी मंच साझा किसी जिम्मेवार को नहीं करते, क्योंकि ड्यूटी आपकी है। कोई दरबार से हुक्म लेकर के आया, कोई संदेश आया दरबार का, वो ठीक है लेकिन कोई ये कहे कि भाई आप ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, भड़का रहा है संगत को, तो मालिक के पैरों अब जगह ना दो किसी को भी। अब बात करते हैं सुखविंदर सिंह चहल जी की। भाई साहब ने लिखा है कि वो हर बात लॉजिकली करते हैं। मुझे एक बात बताएं सुखविंदर भाई, लॉजिक ये था कि पिताजी चिट्ठी में गलतियां निकाल रहे, वो गलतियां निकाली जा रही है। मैंने कभी महसूस नहीं किया कि उन्होंने
पिताजी ने गलत लिखा है, आपको भी नहीं पता गलत लिखा है। पहली 2-3 चिट्ठियां जिन पर चर्चा हुई वो कभी ध्यान ही नहीं दिया कि गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको समझाना है कि वो चिट्ठियां पिताजी नहीं लिख रहे थे। पूरी है तो बची 7-8 चिट्ठियों तक। अब कोर्ट में गेलिया जी चिट्ठियां नकली हम साबित करवा देंगे। सवाल उठा कि कोर्ट से क्या चिट्ठी आती है, जवाब साहब उन्हीं लॉजिक वालों के लॉजिक से जवाब निकला है। देखिएगा, आप भी पढ़िएगा सुखिंदर भाई, वैसे पढ़ लिया होगा आपने, लेकिन आप भी, क्योंकि जब ये पढ़े आप, ये देखें। फिर अदालत में सरकारी वकील से सवाल पूछा गया कि चिट्ठी सच्ची है या नहीं, तो इस पर सरकारी वकील ने कहा कि चिट्ठी की डिमांड, ध्यान से सुनिएगा साथ संगत जी, चिट्ठी की डिमांड पूज्य गुरु जी के परिवार की तरफ से की गई थी और जैसा वो चाहते हैं वैसा हम डेरा प्रमुख से लिखवा कर हम देते हैं। यह चिट्ठियां डाक के जरिए ना भेजकर वकील के जरिए भेजी जाती हैं। इसके बाद परिवार इन चिट्ठियों को बेचता है या चिट्ठी के जरिए कोई अपराध अथवा गैर कानूनी काम होता है तो उसके लिए वे स्वयं जिम्मेवार। एक मिनट और रुकिएगा, पानी लेना पड़ेगा मुझे यार। मालिक के प्यारो, अब एक बात और समझे बड़े ध्यान से कि ये जो आपने एक लाइन पढ़ी है नीचे, किससे अपराध होता है या क्या होता है, ये कहानी कई महीने पहले आपने सुनी है, इसी प्रोग्राम में सुनाई है मैंने आपको। इस तरह के बहुत सारे बकवास टाइप के फॉर्म भरे जाते हैं संगत के बीच में बैठ करके कि ऐसा कर लेते हैं, वैसा करते हैं, ये होगा वो होगा। मैं लिख करके देता हूं इस बात को कि ये स्टेटमेंट नहीं है, वहां स्टेटमेंट सिर्फ ये कि हां चिट्ठी भेजी जाती है और चिट्ठी डेरा प्रमुख के द्वारा ही लिखी जाती है, ये स्टेटमेंट होगा सरकारी वकील का। लेकिन जो यहां लिखा जा रहा है ना कहानी बना करके, ये बहुत बड़े बड़े कहानीकार डेरे को बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं। बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं। पहले एक खट्टा था, लेकिन आज हजारों खट्टा बना दिया एक खट्टे ने। खट्टा का लौंडा इनका यार है साहब, लड़का जो खट्टा का वो इनका यार है। संदीप जी, सुनील जी, सुपेंद्र भाई, अवतार जी, धंधन सदगुत्र, मोदी कुमार जी, हाय। मसला पता क्या है, आरटीआई थी ना, उसमें लिखा था कि क्या डेरा प्रमुख या नहीं, डेरा प्रमुख नहीं, क्या कोई कैदी जेल से कुछ लिख करके भेज सकता है, पब्लिकेशन की क्या क्या उसमें गाइडलाइंस है या क्या हो सकता है। आपका मतलब कल कोई बात होती है, भसड़ होती है तो परिवार जिम्मेवार होगा, सारी बात परिवार पर आएगी, ये मेरा मतलब नहीं है। सुखविंदर जी दोबारा ध्यान दे लो आप, मैं आपको दिखा दूं क्योंकि लॉजिकल वाले समझेंगे नहीं, थोड़ा समय लगेगा। देखो ये कंपनी का नाम भी विदाउट स्टैंप खबर थोड़ी होती है साहब, ये देखो ये उसी वही पेज है, ये कंपनी का नाम लिखा है साहब जो इस पूरी कहानी को लिख रहे हैं। ये कहानी हमारी नहीं, हम तो साहब खंडन कर रहे हैं बैठ करके, और खंडन भी पूरा तरीके से करेंगे, देखते जाइए आप। ये हमारा मतलब नहीं है, ये मतलब शाही परिवार को फंसाने का है, जो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के द्वारा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है संगत के बीच में। थोड़ी कड़वी है लेकिन बहुत बुरी लग रही है। आप लिखे ना कि हाँ चिट्ठी हमसे गलती हो गई, हमने पूज्य पिताजी की तुलना गोबीराम से की, लेकिन अलग टाइटल चल रहा है गोबीराम की चिट्ठी पे खुलासा। क्या कोर्ट में सरकारी वकील ने कहा नहीं जी चिट्ठी जेल से नहीं आती है, ऐसा कहा नहीं कहा। उसने कहा कि हाँ चिट्ठी डेरा प्रमुख के द्वारा लिखी आती है, डेरा प्रमुख लिखते हैं चिट्ठी को, कहा इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, मैंने नहीं लिखा। सुखिंदर जी बहुत मजेदार कहानी यह है कि डेरा सच्चा सौदा के जो कर्मठ सेवादार थे, या ये कहें कि जो पूज्य पिता को समर्पित सेवादार थे,
तब तक के लिए उनके साथ थे जब तक वो पुनः अपनी पुनः स्थिति में नहीं आ जाते, तब तक वो थे ही थे साहब। हैं तो वो होंगे जो जुड़े हुए पिताजी से आज भी, जो ये मानते हैं कि चिट्ठी पिताजी लिख रहे हैं, या ये मानते हैं कि पिताजी आए थे, गुड़गांव आए थे, जिनको यकीन था कि पिताजी गुड़गांव आए हैं, चलो उस जमीन को सजदा कर लें जाकर के। और कुछ लोग कहते हैं कि यार वो सुनारिया है तो वहां क्यों तमाशा नहीं हुआ ये सब। तो उन अकल के यारों को मैं एक बात बताना चाहूंगा, शायद पता नहीं आप में से कितने लोगों को याद है या कितने लोगों ने किया है, ऐसा मुझे नहीं पता है, लेकिन शुरुआत सच की राह के सेवादारों ने की थी। और मैं ये भी इस बात को भी कहना चाहूंगा, इसका श्रेय भी कोई और ले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको याद होगा कि जब सुनारिया के सामने जो हाईवे है, जब उससे निकलते हैं तो 100 मीटर पहले और 100 मीटर बाद में बोथ साइड, जो ड्राइवर साइड जहां पर हम ट्रेवल करते हैं, अगर उधर से आ रहे हैं तो उधर और इधर से जा रहे हैं तो इधर, 100 मीटर पहले उस चौक से पहले 2 बोर्ड लगे होते थे सुनारिया जेल के। आप में से कितने लोगों को याद है कि हाँ बोर्ड था वहां पर। हमने वहां खड़े होकर के साहब ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के फोटो खिंचवाए हैं, सजदा किया है। फिर उसके बाद एक बहुत मस्त ट्रेंड चला, लोगों ने बैठ के भजन सिमरण भी किया उन बोर्डों के साथ में बैठ के, सुनारिया जेल, ये क्या करके कि जहां हमारा सदगुरु वही सचखंड धाम है, वही सुनारिया धाम है। लोगों ने किया, सेवादारों ने बहुत किया ऐसा, और हार करके सरकार को वो बोर्ड उखाड़ने पड़े सड़क पर से। आपने देखा कहीं कि जेल है, जेल का पता ही नहीं है कहीं पर भी, जेल का आता पता नहीं है। मैं रोहतक से हूं, अमन भाई, वहां 2 बोर्ड हुआ करते थे, शायद याद होगा आपको, जेल के आसपास मेन रोड पे, हाईवे पे। सरकार ने दुखी होकर के सेवादारों को वहां से उठाया भी है, उठाया मीन्स की पकड़ के पिटाई भी की सेवादारों की। क्या हो तुम्हें देते हैं बाबा जी का प्रसाद, ऐसे निहायत बदतमीजी से बात करके वहां सेवादारों को डांट डपट करके भगाया भी है वहां से। लेकिन जो लोग ये दावा करते हैं कि यार वहां जाके सजदा क्यों नहीं करते रोहतक, सब करते हैं। अदब यहां से होता है, यहां से नहीं होता साहब। यहां से तो खेल होता है, खेल, और प्रेम यहां से होता है। सुनील भाई, होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन अब चलिए क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए। गुड़गांव का सफाई अभियान, मैंने जब पिछली बार गुड़गांव से लाइव रहा उस दिन भी मैंने कहा था कि पूज्य हजूर पिताजी का सफाई आने के बाद सफाई अभियान में संगत का लौटना एक बहुत बड़ा मैसेज है समाज को, दुनिया को, कि यार हम इनके गुरु के बारे में क्या कहते हैं। इनका गुरु सिर्फ 21 दिन के लिए आया, दिखाई नहीं दिया, लेकिन ये बंदे पूरा शहर हमारा साफ कर रहे हैं। मैंने देखा उस दिन लोग हंस रहे थे देख करके, लेकिन मेरा अपना मानना है साहब, और शायद किसी बड़े आदमी ने कहा है, मैं दोहरा रहा हूं, हो सकता ना भी कहा हो किसी ने, कि जो लोग आज आप पर हंस रहे हैं साहब, कल वही सब आपके लिए तालियां बजाएंगे खड़े होकर के। वो स्थिति आपको बनानी होगी। लोगों के दिलों में, दिमाग में जो नफरत है आपके प्रति साहब, वो प्रेम से ही जाएगी। वो ऐसे नहीं है कि वो तलवार ले खड़े तो बंदूक लेकर खड़े हो जाओ, बिल्कुल नफरत नहीं जाएगी, नफरत बढ़ जाएगी साहब। पप्पू राम जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा, राजेंद्र जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा, संदीप जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। मालिक के प्यारो, चिट्ठियां पिताजी लिखते हैं, कंफर्म बात है। और अब आप पूछ लेना उन लोगों से भी, प्रोग्राम करते हैं मालिक के प्यारे, उनको तो हजार लोग देखते हैं, 500 लोग देखते हैं, उनसे पूछो इस बात को कि भैया चिट्ठी तो असली, तुम कैसे कह रहे थे गोभी राम की चिट्ठी है, तो तुमने लिखा है कि तुम्हारे वकील ने जब पूछा सरकारी वकील से चिट्ठी आई है जी, तो सरकारी वकील ने कहा चिट्ठी आई है, हमें कोई सपना नहीं आया चिट्ठी आई, लेकिन तुमने लिख करके बताया हमें चिट्ठी आई है। तो तुम कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की कि पिताजी को गोभी राम तुमने कहा, लेकिन तुम पूछोगे नहीं। क्यों नहीं पूछोगे? तुम मानसिक गुलाम हो, और गुलाम की हिम्मत और औकात नहीं होती कि वो अपने आका के सामने जबान खोल सके। तुमने आका नए बना लिए। हमारा आका तो सदगुरु था, कल भी आज भी है। हमारा सर उसके सामने झुकता है, जबान नहीं खुलती साहब। और ऐसे जो तुम्हारे आका है ना, तुम्हारे भी जबान नहीं खुलती, उसके आगे सर झुकता है। पूछो उनसे ना, कैसे तुमने गोभी राम लिखा पिताजी को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई गोभी राम लिखने की। यह है असल बेअदबी। गुस्सा आता है सासंग जी पर, लेकिन अब तो मैं गुस्सा भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी तबीयत भी खराब है, और मैं गुस्सा करूंगा तो मेरी खांसी छूट जाएगी, रुकेगी नहीं।
लेकिन हमें समझना होगा यार कि कौन हमारे हक में और कौन हमारे खिलाफ है, ये समझना होगा हमें। एलियंस बताए थे ना पिताजी ने, ये पहचान है एलियन की, यार तुम जैसे बनके तुम्हें गुमराह करेंगे, लेकिन हमें लग रहा नहीं जी हमारी नैया पार ये करेंगे। फिर वकील ने एफिडेविट पे लिख के क्यों नहीं दिया? सोनू जी बहुत बढ़िया सवाल। आप क्या पूछा जज ने? कि ये पूछा कि ये लिख के तो एफिडेविट की चिट्ठी असली नकली है। जब एक वकील ने पूछा, सवाल जवाब होता है, एफिडेविट सवाल जवाब के लिए नहीं होते, तो इन्होंने लिख दिया, तुमने मान लिया। मुकदमे लड़े हैं साहब, मुकदमे अपने मुकदमे बहुत लड़े। एफिडेविट शपथ पत्र होता है साहब, वो तब दिया था जब मैं अपनी तरफ से कोई बात कह रहा हूं। सवाल पूछा गया कि चिट्ठी असली नकली है सरकार के वकील से। सरकार के वकील ने कहा हाँ सरकार चिट्ठी सही है, चिट्ठी डेरा प्रमुख अपने हाथों से लिख करके हमें देते हैं। ये जवाब था, यहां लिखा नहीं इन्होंने, लेकिन गुरुग्राम से आते समय सभी ने सुनारिया धाम को भी सजदा किया जी। बहुत बढ़िया सुखविंदर भाई, बहुत बढ़िया। हम तो जब कोशिश करते हैं रात को दिन को, तो हम अपने जो हमारे साथी हैं पप्पू राम जी हैं और कई सारे साथी हैं, उन्हें भी सुनारिया धाम वेयर पास्ट किलोमीटर इन दूर है, 5.5 किलोमीटर दूर है। बहुत बढ़िया साहब। मालिक के प्यारों, गुमराह करने वाले लोग बतेरे हमारे आसपास, गुमराह मत हो जाओ। और गद्दारों की लिस्ट बहुत लंबी होने वाली है। मैं एक बात कह रहा हूं साहब, सवाल पूछो, अधिकार है आपका पूछने का, लेकिन गलत सवाल मत पूछो यार, यही तो गुलामी है। अगर आप सही नहीं पूछ सकते तो आप कहीं नहीं है साहब। आपको यह तो समझ में आ रहा है कि एफिडेविट क्यों नहीं दिया, आपको यह समझ में नहीं आ रहा कि वकील ने कहा कि चिट्ठी डेरा प्रमुख लिखते हैं। फिर दूसरी तरफ से कहा गया कि चिट्ठी में कुछ अपराध होंगे, कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेवारी शाही परिवार की होगी। यहां भी आपका सवाल बनता है क्यों होगी? हम कोई अपराध करने के लिए चिट्ठियां मंगवा रहे हैं? यह संगत अपराध करेगी? पिताजी ने कहा कि भाई सेवादारों, अस्पतालों में बीमारों को, पुलिस वालों को सैल्यूट करो या उनको प्रसाद दो, फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं। इससे अपराध फैलेगा। उसको कहते हैं रेखी कर रहे हैं साहब, कौन कौन से पुलिस वाले कौन से चौक पे चौराहे पर खड़े हैं। समझो मालिक के पैरों, समझो। डेरा सच्चा सौदा ना कल गलत था ना आज गलत है। मैं अपनी वो बात पे लौट रहा हूं जो मैंने छोड़ दी थी शायद पहले, कि समझिए बात को। मसला क्या था? मसला यह है कि सरकारें चाहती तो और थोड़ा बड़ा दंगा करती, धक्का मुक्की की स्थिति बनी थी। अगर आप वीडियो को देखेंगे ना, जब पिताजी बाहर आ रहे हैं तो काफी भीड़ हो जाती है वहां, और पिताजी कहते हैं भाई धक्का ना करो, धक्का ना करो। फिर आवाज आती है कि भाई धक्का ना दो कोई भी। सरकार चाहती तो वहां भी एक गोली कांड करके सब कुछ खत्म कर सकती थी, कर सकती थी, कर देती साहब। लेकिन वो एक शरीर को मार सकते, एक विचार को नहीं मार सकते। लेकिन उन्होंने पहले विचार को मारना है, बाद में शरीर को। शरीर तो चला ही जाएगा एक दिन। विचार कैसे मारना है? ऐसे घृणात्मक अपराध में पूज्य पिताजी को। सोनू जी इसको अपनी जेब में रखो, चिट्ठी को। मैं अभी अपने टॉपिक पे हूं, प्लीज थोड़ी देर रुक जाओ, बात करेंगे इस पे भी। कि क्या भुला दिया यार। ऐसे भाई जी मैं मैसेज हाइड कर रहा हूं, 5 मिनट बाद पढ़ूंगा, खूब मैसेज लेना, सबके जवाब दूंगा। विचार को मार नहीं सकते साहब आप। पूज्य हजूर पिताजी की जो वाणी है ना, हम विचारों में हमारे साथ है साहब। विचार क्या है? अंडा मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, पर स्त्री मां बहन बेटी के समान उम्र के हिसाब से साहब, ये विचार है। गरीब की मदद करो, गरीब की बेटी शादी लायक तो उसकी शादी में सहयोग करो। कोई गरीब का बच्चा पढ़ने में ठीक है और वो पढ़ना चाहता है कि उसकी मदद करो। यानी कि ईश्वर ने अगर आपको पैसा दिया ना, 100 बातों की एक बात है, ईश्वर ने अगर आपको पैसा दिया तो वो ऐशो आराम में गारत करने के लिए नहीं दिया साहब आपको। वो पैसा ईश्वर ने आपको सिर्फ इसलिए दिया कि आप मजलूमों की मदद कर सकें, गरीबों के सहयोग कर सकें आप, इसलिए आपको पैसा दिया। ये सब कहां से सीख मिली है? पिताजी ने सीख दिया। इस विचार को कभी खत्म नहीं कर सकते।
लेकिन इस विचार को खत्म करने के लिए क्या करना होगा? जिस व्यक्ति का ये विचार है, पहले उसे इतना बदनाम कर दो, इतना बदनाम कर दो, इतना बदनाम कर दो कि कोई उसकी बात को ना सुन सके, कहे कि ये तो यार सब ड्रामा था, वही ड्रामा बताया जा रहा है। एक व्यक्ति अपने प्रोग्राम में बैठ करके कहता है कि भैया डेरे में तो वैश्यावृत्ति होती है। तुम कहते हो हाँ यार ये तो बढ़िया बात बताई, आज हमें तो पता ही नहीं था। सुखविंदर जी, पहले भी किसी ने किसी की जेब में हाथ डाल करके पैसे नहीं निकाले। और दूसरा एक सवाल आपका था सोनू भाई कि क्या पैसे के लिए चिट्ठियों को बेचना सही है या गलत है? मुझे एक बताएं, एक जो कैलेंडर नुमा चिट्ठी कह रहे हैं ना आपकी बहुत बड़ी कमाई हो रही है, क्या लाख रुपए का बिक रहा है वो कैलेंडर सा इतना बड़ा जिसमें चिट्ठी छप रही है पिताजी की। भाई 7 करोड़ में से 5 करोड़ तो तुम्हारे साथ लगे हुए जो चलते ही नहीं है, मानते ही नहीं किसी की भी, बेचारे आए भी नहीं सफाई अभियान में। अच्छा एक बात बताओ, पिताजी ने कहा था, मुझे याद है कि बेटा जैसे 3 नियम आपने अपने जीवन में बनाए हैं ना सच्चे सौदे में जुड़ने के लिए, नंदा मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, पर स्त्री मां बहन बेटी के समान, और भी खुशियां चाहते हो तो चौथे नियम की तरह से मानो सफाई अभियान को। कहीं भी हो, कितना जरूरी काम हो, आपने जरूर जाना है, ऐसा हम चाहते हैं। ये बात फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वाले बोलते हैं। 13th ऑफ दिसंबर या 31 दिसंबर के प्रोग्राम में कहा गया, जो प्रोग्राम डिलीट है साहब, उनका है नहीं प्रोग्राम वो, क्योंकि जब आप गलत बोलेंगे तो आप गलत को छुपाएंगे, सही बात को आपको मिटाने की जरूरत नहीं है। सच की राह पे आज तक हमने कोई प्रोग्राम डिलीट नहीं किया, चाहे हमने कुछ भी बोला है, चाहे सामने वाले को समझ में नहीं आया, हमने फिर भी बोला है, फिर भी डिलीट नहीं करा है, क्योंकि हमने अपनी समझ के हिसाब से सही बोला है। जो पिताजी ने समझा दिया, जो ख्याल आ गया वो बोल दिया बैठ करके आपके बीच में। और जो साथी जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि निपट अनपढ़ आदमी लिख करके नहीं बोलता है, जो पिताजी बुलवाते हैं वो बोल लेते हैं बैठ करके। एक कैलेंडर 25-30 रुपए जिसकी कॉस्ट है साहब, क्या कमाई कहोगे? चलिए ये कमाई मान लेता हूं मैं। दूसरा, एक 25-30 रुपए का कैलेंडर आता है जिस पर पूरे साल का लेखा जोखा लिखा होता है, हम तब भी कराते, तब तो आपने कभी नहीं कहा पिताजी के सामने, पिताजी बड़ी कमाई का अड्डा बना लिया आपने तो यार, ये हटाओ कैलेंडर क्यों बिकवा रहे हो, हम तो 5 रुपए वाला खरीद लेंगे बाजार में से, कभी नहीं कहा। मालिक के प्यारो, सारी चीजें मुझे अच्छे से याद है आज भी। पिता ने कई बार कहा स्टेज से सत्संग में कि बेटा बड़े बड़े अकल के दखल वाले आते हैं, सीए टाइप के बड़े बड़े, वो सब फेल हो जाते हैं कि जो लागत है ना वो भी नहीं निकलती है, लेकिन फिर भी चल रहा है सच्चा सौदा। कैसे चल रहा है कि 9 रुपए की चीज 2 रुपए में बिक जाती है साहब, लेकिन चल रहा है सच्चा सौदा, बड़े शान से चल रहा है। उस चलते हुए सच्चे सौदे को कैसे खराब करना है, इस मुहिम पर लोग लगे हुए हैं। मेरा आपसे निवेदन है मालिक के प्यारों कि प्लीज कोई भी इन उल जलूल बातों पर ध्यान ना देकर अपनी बनी बनाई भक्ति इबादत को खराब ना करो। कन्हैया जी बहुत बहुत स्वागत, आज तो बधाई दी होगी आपने भैया, चिट्ठी का जवाब आ गया उनका, कल तारीख थी उनकी, कल या आज पता नहीं कब, मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले मैसेज देखा तो मैंने कहा यार बात करनी चाहिए। कन्हैया जी बधाई देना भाई, अब तो उनको चिट्ठी का जवाब मिल गया कि हाँ चिट्ठी पिताजी लिखते हैं। और जब आपको बधाई का जवाब आपको मिल जाता था, मुझे भी जरूर दीजिएगा कि भाई बधाई हो पिताजी की चिट्ठी असली है, क्योंकि कोर्ट में जवाब मिला साहब, यहां तो सब कह रहे थे चिट्ठी आई है, पर मान कोई नहीं रहा था। लेकिन अब तो वो अपने पूरा बड़ा पोस्ट है उस पर लिख रहे हैं। चलिए अब इस चिट्ठी को पूरा और थोड़ा पढ़ लेते हैं। पक्के सिर से आले बिकर जी बहुत बढ़िया था, बेबीन साहब जी धन धन सतगुरु तेरे आश्रम। मालिक के प्यारो, 2-3 चीजें मेरे साथ में मजबूर हूं, कई बार समय नहीं दे पाता। कैसे भाई जी मुझे विस्तार से बताएं। देखिए विस्तार से बताऊं, विस्तार से दिखाऊंगा सरकार। मैं चाहता हूं कि ये एक लेख है, आपने आज ग्रुप में पढ़ा होगा, ये पोस्ट है इस तरह की, गोभी राम देख लो, यहाँ चिट्ठी लिखा है, बिल्कुल साफ लिखा है, बेशर्मी की एक हद है, उस पर लिखा है गोभी राम चिट्ठी के मसले पर आज चंडीगढ़ हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।
इसमें तीसरा जो इनका कॉलम है, पैराग्राफ, इसमें लिखा है, फिर अदालत में सरकारी वकील से पूछा गया कि चिट्ठी सच्ची है या नहीं। तो इस पर सरकारी वकील ने कहा कि चिट्ठी की डिमांड पूज्य गुरुजी के परिवार की तरफ से की गई थी और जैसा वो चाहते हैं वैसा हम डेरा प्रमुख से लिखवाकर हम देते हैं। यानी कि अब ये मैं नहीं लिख रहा हूं सरकार, कन्हैया जी ये देखो हाथ जोड़ रहा हूं, पहले ये मैंने नहीं लिखा है, ये इस पर स्टैंप और सिग्नेचर भी है चिट्ठी पर। ये देखिए, मैं आपको ये भी दिखा दूं जरा एक बार, क्योंकि कंफर्म हो जाएगी ना साहब कि ये मैंने नहीं लिखा है। देखो ऊपर से चलते हैं थोड़ा सा, ये यहां आ गए, ये देखो साहब, गोबीराम चिट्ठी, यहीं से धीरे 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 नीचे नीचे बढ़ रहे हैं। ये नीचे लिखने वाले के साहब दस्तखत भी है, देखिए, पढ़ लिया आपने। फेथ वर्डिक्ट वाले कल तक हाय तौबा कर रहे थे, पेट फुला फुला के, नाक फुला फुला के बात कर रहे थे कि ये चिट्ठी ऐसी है और चिट्ठी वैसी है, खा गए, मर गए, गिर गए, और आज अपने ही मार्फत लिख रहे हैं ये लोग कि यार चिट्ठी आ तो हुई, अब कोर्ट ने कह दिया तो अब, लेकिन अब तो कहानी फंस जाएगी हमारी, चिट्ठी नकली गई है अब तक। तो अब सवाल भी बना करके दे दिए कि ये पूछ लेना कि चिट्ठी से कमाई कहां तक जायज है। कमाई के दखल में मत घुसो सरकार। अगर आपको लग रहा है कैलेंडर 25 रुपए का बिक रहा है, उससे कई लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए जाएंगे, तो साहब मेरे घर में चिट्ठी वाला कैलेंडर नहीं है, और कैलेंडर में दावे से कहता हूं आपके घर में भी नहीं है। सोनू गर्ग जी, आपके घर में भी कैलेंडर नहीं है वो, तो आपने मैंने तो कमाई होने नहीं डेरे की यार, तो नुकसान हो गया बहुत भारी। घर में आपके में भी नहीं है। लेकिन मोहन सिंह जी, यार पंजाबी में लिखा है, तुसी वीर जी मुझे पंजाबी नहीं आती, हिंदी में या अंग्रेजी में लिख दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। प्यारे सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, जो एलियन दिखाए थे ना पिताजी ने, समझाया था, अवतार जी कह रहे हैं कि चिट्ठी झूठी है। ओहो, वो बंदे ही झूठे हैं। जो बंदा माता जी के चरणों में बैठ करके फोटो खिंचा रहा है, ऐसा करके देखो, यूं 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 करके बैठा हो, और आज वो परिवार को गलत बोल रहा है, तो व्हाट इज द मानसिकता यार, उनकी मेंटेलिटी क्या है, क्या सोच है उन लोगों की, समझ सकते हैं आप। मालिक के प्यारो, पिताजी ने हमें बहुत पहले दिखाया फिल्म, मुस्कान तो हमारे पीछे छोड़ दी साहब, मुस्कान को ढूंढो, लेकिन कभी एलियन को ढूंढने का जिक्र किया। भाई जी राम जी मेहता जी, गुरबाज सिंह जी, क्या लिखा है सरकार, पंजाबी नहीं आती भाई जी, मैं तो पूरा ठेठ देसी आदमी हूँ, हरियाणा यूपी दिल्ली मिक्स हूँ, तो थोड़ी हरियाणा थोड़ी सी दिल्ली आती है, पंजाबी निकल जाएगी साहब, सर के ऊपर से पता भी नहीं लगेगा हमारे। लेकिन संगत की एकता का कल बड़ी बेसब्री से इंतजार रहेगा मुझे भी, और आप सबको भी रहना चाहिए। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, नोटरा को कितने वोट पड़े उसका भी जरूर टोटल बताइएगा शाम को, कि भाई पटियाला में इतने पड़े, सुनाम में इतने पड़े, संगरूर में इतने पड़े, मैसरखाना में इतने पड़े, धुरी में इतने पड़े, और जस्सी जी के वहां इतने पड़े। कल विस्तार से बता दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी आप सबकी, कि हम भी तो देखे जरा नोटा वालों को कैसा सोटा दिया संगत ने। क्योंकि मैं जानता हूं इस बात को कि नोटा का कहीं जिक्र नहीं था, लेकिन एक हाय तो बात, एक प्रोपेगेंडा था इस बात का कि कैसे कैसे क्या क्या रहेगा, किस किस के साथ कौन जा रहा है। भाई जी अपना नंबर दो जी। मेरा नंबर है भाई जी 9810529339। प्रोग्राम के बाद कॉल कर लीजिएगा सरकार, या मैं कर लूंगा, अपना नंबर दे दीजिएगा। इसमें तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं लगा, बाकी आगे कुछ दिनों में दूध का दूध पानी का पानी जरूर, कुछ नहीं होगा। कन्हैया जी जिस दिन वो आया था, क्या बोलते हैं उसको, क्या था यार, मेरे दिमाग से निकल रही बात, अरे वो था आरटीआई, कहानी तो मुझे उस दिन समझ में आ रही थी, लेकिन मैं चाहता था कि इस मुकाम तक भी पहुंचे हम ना कभी, खुदा करे कि मोहब्बत में वो मुकाम आए। 6 तारीख वाला प्रसाद दृष्टि वाला था क्या, सफाई अभियान वाला। अब दृष्टि की परिभाषा सुखिंदर जी मैं कई बार दे चुका हूं, रूहानियत में दिमाग का कोई काम नहीं, सदगुरु ही बस ज्ञान बताना बंद करे।
ज्ञान बांटना बंद करें। सही बात है, रूहानियत में दिमाग का कोई अकल का दखल नहीं है। अमन जी भवानीगढ़ से जी सरकार तो कांग्रेस या आपकी बनेगी अंकल जी, जिसकी भी बने सरकार बन जाने दो। ठीक है भाई जी, मैं कर लूंगा आपको कॉल। भाई जी धन सदगुरु तेरा आसरा, वरुण जी धन सदगुरु तेरा आसरा, जेपी जी धन सदगुरु तेरा आसरा। चलो आपके हिसाब से संगत ने राजनीतिक विंग के कहने से वोट डाले हैं तो कल एकता का पता लगेगा संगत का। बिल्कुल लगेगा सरकार, चिंता मत करो। अभी मुझे एक समझ में नहीं आई बात। हम चले तो पिताजी को लाने थे, राजनीति नोटों वोटों से हमारा कोई चक्कर नहीं था, लेकिन चर्चा ही पिछले 4 महीने से राजनीतिक नोटों वोटों की हो रही है, ये मुझे समझ में नहीं आया। पंचकुला दंगे की चर्चा से पिताजी कैसे आएंगे? एपिसोड 1 2 3 4 5 6 पता नहीं कितने, कहां से आएंगे यार? क्या साध्वी यौन शोषण का पंचकुला दंगे से कोई लेना देना है? रंजीत हत्याकांड का क्या पंचकुला दंगे से कोई लेना देना है? छत्रपति हत्याकांड का क्या पंचकुला दंगे से कोई लेना देना है? या आने वाला जो वक्त है, हंसराज नपुंसक केस, क्या उसमें पंचकुला दंगे का कोई लेना देना है? मुझे तो नहीं दिखता। अब तो 2-2 चश्मे लग गए साहब, फिर भी नहीं दिख रहा मुझे तो। लेकिन एक केस पेंडिंग है और वो ओपन होना है साहब, ओपन होगा, जिसमें डिमांड है कि पूज्य हजूर पिताजी और शाही परिवार को पंचकुला दंगे का दोषी मानकर उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। क्योंकि 17 तारीख को उनके आवास, उनके घर पर मीटिंग होती है, जिसे तेरावास कहा जाता है। वहां पर 17 अगस्त 2017 को तेरावास में लाखों सेवादारों की मीटिंग हुई, डेरा मुखी के आवास पर, जिस जगह को तेरावास कहा जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उस मीटिंग में पूज्य हजूर पिताजी भी ना रहे और शाही परिवार भी ना रहा हो? तो ये दोनों बाहर कैसे? देशद्रोह की धाराओं में इन पर मुकदमे बनाए जाने चाहिए। ये एक पेंडिंग फाइल है जो 2018 से पेंडिंग है। 2018 के जहां तक मुझे ख्याल है 28 से 29 नवंबर को सुनवाई थी इसकी। उसके बाद क्या हुआ, हमने मुकदमों पर एक्चुअली हम ध्यान देते नहीं तो हमें पता नहीं है। लेकिन पंचकुला दंगा की जो चर्चा है साहब, वो सिर्फ इसलिए है कि कैसे ना कैसे पिताजी को घसीटना उस मसले में। बेअदबी में ले आए साहब, बेअदबी गा करके 1.5 साल में पहुंच गई SIT जेल, मिल गए सवालों के जवाब। सुपिंदर जी आपका सवाल है, 6 तारीख वाला प्रसाद दृष्टि वाला था क्या? आप सुनिएगा, दृष्टि की डेफिनेशन क्या है। मैंने कई बार पहले भी सुनाया, फिर दोबारा सुना रहा हूं। और मेरा सवाल है, आप सबसे जुड़ के भी आप भी जवाब दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मुझसे सिर्फ सवाल पूछना चाहते हैं सेवादार। मैं नहीं चाहूंगा कभी कि आप मेरे किसी भी जवाब से संतुष्ट हो। आप अपने सवाल अपने तरीके से समझ के संतुष्ट होइएगा। अगर जो मैं कह रहा हूं अगर वैसा सही है तो मालिक के परो आप लिखिएगा कि हाँ ठीक है ऐसा ही होता है, या कहिए नहीं नहीं बेकार की बात है, ऐसा नहीं होता, ऐसा लिख दीजिएगा। 2 ही चीज लिखिएगा बस। मुझे याद है उत्तम नगर में एक बिल्डिंग गिरी थी बहुत दिन पहले, शाम के वक्त बिल्डिंग गिरी थी वो, तो पता लगा, हम लोग वाहन फान में पहुंचे साहब। रात को 11, 12, 1 बजे के आसपास जब हम काफ़ी सेवादार लग रहे थे, काम कर रहे थे, बहुत ग्रीनेस के सेवा में बहुत बड़े बड़े लेंटर थे, शायद 4-5 मंजिला इमारत थी, वो ऐसे बैठ गई थी नीचे। तो उसमें काफ़ी मजदूर थे, शायद 2-3 वो उनकी डेथ हुई थी। दृष्टि वाला था, वही बता रहा हूं, अभी समझो तो सही सरकार, था दृष्टि वाला। अब सुनो जरा एक बार। पूज्य पिताजी ने ऑनलाइन 45 मेंबरों से मीटिंग की और जानकारी जुटाई कि भाई क्या चल रहा है, कैसा है, वहां सेवादार है नहीं है, कोई कैजुअलिटी तो ज्यादा नहीं है। तो रात को
अचानक से कई सारे 45 मेंबर आए और आकर के उन्होंने कहा, सब आए, देखो क्या क्या लेकर के आए। कोई पानी की बोतलें लेकर आया साहब, पानी की बोतल नहीं, बिस्लरी टाइप की, 1-1 लीटर 2-2 लीटर वाली ये वाली बोतलें। कोई ड्राई फ्रूट्स लेके आया, कोई मिठाई लेके आया, किसी के पास टॉफी थी, कोई टॉफी लेकर के आया। और जो आया उसने कहा कि ये लो जी, पिताजी का दृष्टि वाला प्रसाद है। अब कैसी दृष्टि का प्रसाद है? पिताजी ने कहा था उस वक्त कि बेटा जो भी तुम्हारे आसपास खाने की चीज है वो ले आओ, आशीर्वाद दे रहे, प्रसाद बना देंगे, आप जाकर के सेवादारों को देना जो जो पूरी रात मेहनत कर रहे हैं। वो दिया साहब, खाया हमने सवाल नहीं किया ये दृष्टि का प्रसाद कैसे बन गया, पानी कैसे प्रसाद बन सकता है, ये जो 2 रुपए की टॉफी तुम दे रहे हो हमें, ये टॉफी कैसे प्रसाद बन सकती है। अगर तुम्हें अभी मक्का से आबे जमजम का पानी भी लाके दे देंगे ना सुखविंदर भाई, तब भी कहोगे ये तो यार मेरी टंकी में से निकला हुआ पानी है, आबे जमजम थोड़ी है। और एक गाना भी है यार, मानो तो मैं गंगा माहू ना तो बहता पानी। मालिक के प्यारो, बिल्कुल भ्रमित मत हो भ्रमित। मैं भी हुआ हूं, मैं कोई आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता नहीं हूं, मैं भी इस पंच तत्व का कीटाणु हूं, मिट्टी हूं साहब, मैं भी आपकी तरह गलती का पुतला हूं। गलती होती है, गलती की है मैंने भी, मैं भी भटका हूं। जितने तुम भटके हो तुमसे ज्यादा भटका हूं, तुमने तो कुछ सवाल ही नहीं किया, मैं तो लोगों को कहा भी है। लेकिन जब जागो तब सवेरा है। मैं 2 दिन पहले लौटा हूं, लौटोगे तुम भी, वक्त लगेगा थोड़ा सा, मगर मोहब्बत करेगी असर, मगर धीरे धीरे आओगे सही साहब। पिताजी के जेल जाने से लोग बहुत परेशान करते हैं, प्रेमियों को बहुत गलत मलत बोलते हैं। सुख भाई चिंता ना करो, बहुत जल्द सब कुछ ठीक होगा। मैंने देखा है गुड़गांव में जो लोग गलत बोलते थे वही कहते हैं यार बाबा जी के बच्चे बड़े बढ़िया यार, ये तो सारे सेवा करके सफाई कर रहे हैं। लोगों की मेंटेलिटी बदलेगी कैसे? जब आप उनके काम करोगे साहब। दुश्मन को भी प्रेम से आप अपना बना सकते हो। एक भजन भी है शायद, वो प्रेम से ही दुनिया हंसी है, जो प्रेम नहीं तो कुछ नहीं है। प्रेम वो दवा है साहब जो हर मर्ज के रोगी पर काम करती है। और गुड़गांव में ये एक सफल एक्सपेरिमेंट पिताजी ने किया है। ऐसा नहीं है कि सासंग जी की पिताजी को पता ना हो कि क्या कर दिया है। मैं आपको एक जानकारी दूं आज, ये 2018 की बात है सासंग जी। और सुखविंदर जी एक और सुनो, एक बार और फिर जय करना अच्छा लगेगा, जय हो अच्छा लगेगा। एक और बहुत सारे सेवादार देश विदेश से जब जुड़ा करते थे कि पिताजी केक रखा है या कुछ और रखा है, प्लीज प्रसाद बना दीजिए। पिताजी क्या करते हैं कि बेटा दिया आशीर्वाद, जाओ बन गया प्रसाद। कहते हैं पिताजी अब कहो जय हो तो अच्छा लगेगा साहब। सुखविंदर साहब अब लिखो जय हो, अच्छा लगेगा, क्योंकि सुना आपने भी है ये। चलो वो वाली कहानी जो मैंने सुनाई वो तो शायद मुझ जैसे चंद सेवादार होंगे वहां, लेकिन जाओ बन गया प्रसाद वो तो साहब आपने सुना है। अगर पिता ने कहा कि ठीक है बेटा मिश्री जाओ बन गया प्रसाद, इसे मिला देना, खिला देना सेवादारों को, क्या करोगे आप? किसी के पास जवाब नहीं है इस बात का। और जिस दिन पिताजी आए उससे 2 दिन पहले मेरे साथियों को मैंने कहा था पिताजी के दर्शन हुए। जिस दिन चर्चा चल रही थी पिताजी आ गए। मुझे नहीं बताना चाहिए आप सबको भी, क्योंकि मैंने शायद पहले बताया नहीं बताया, मुझे ध्यान नहीं है। लेकिन चलो मान लेते हैं कि फेथ वर्डिक्ट की टीम गलत है, लेकिन क्या जस्सी के चुनाव प्रचार में संगत का यूज करना सही है? गलत कैसे है ये बताओ सोनू जी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने जस्सी जी से खीर लेनी है। मैं एक बात जानता हूं, संगत के हितैषी तब मानूंगा मैं साहब उनसे मुकदमा डलवाओ, कहो कि सरकार पे मुकदमा डाला, कैसे गोली मारी, किसका आदेश था, करवाओ मुकदमा सरकार पे। जस्सी जी को तो छोड़ दो, जस्सी जी के अलावा भी दुनिया है। लेकिन जो डेरे के हक में, डेरे के पक्ष में, जिन्होंने डेरे की दरवाजे खुलवाने में मदद की, उन पर सवाल है आपका।
अभी तो शुक्र मनाओ कि पिताजी के दर्शन नहीं हुए 21 दिन में। अगर दर्शन हो गए होते तो एक एक पोल खोल गए होते विप्रा जी की फलाना फलाने का कोई योगदान नहीं है। पिताजी ने कहा कि हम नहीं जानते किसी को, हम नहीं जानते किसी मोहित नाम के आदमी को, लेकिन जो गेर अड़ा रखा था आप कैसे नहीं जानते? जानते हैं पिताजी। उन्होंने कह दिया कि नहीं जानते तो बात खत्म ना, लेकिन नहीं साहब, हमने कभी दावा ही नहीं किया कि हमें जानते हैं, लेकिन हमने कहा कि हम जानते हैं पिताजी को। उनके करोड़ों बच्चे हैं, जब लेने आएंगे ना तब पहचान लेंगे कि हाँ यही है, इसे ले जाना है साथ में, इसे गोद में बैठा के ले जाना, पहचान लेंगे उस वक्त। लेकिन आज मैं ये कभी दावा नहीं करूंगा कि हाँ मेरा सदगुरु मुझे पर्सनली जानते हैं कि हाँ विजेंद्र आजा बेटा बैठ, कैसे हैं, बात करेंगे ना, कोई मसला ही नहीं है। वो आ जाए बहुत है। और एक गीत की 2 लाइनें अक्सर गुनगुनाया करता हूं आपके बीच में, और एक प्रेमी की स्थिति ऐसी होनी चाहिए, ये नहीं कि पारे की तरह सेक लगी तो ये तेरी के ऊपर एकदम, और जैसी थोड़ी ठंडक हुई थोड़ा सा नीचे। सच बोल रहा है और तू कौन बोल रहा है, अभी तो देखते जाओ क्या क्या मजा आएगा। पिताजी सब खेल दिखा रहे हैं, डांगी साहब दिखा दिया खेल, और दोबारा सुनो तुम भी थोड़ी देर। लो जो आ रहे ना, इधर देखो, ये फेथ वर्डिक्ट वालों का एक पोस्ट है जिसमें लिखा है, अदालत में सरकारी वकील से पूछा गया कि चिट्ठी सच्ची है या नहीं, तो इस पर सरकारी वकील ने कहा कि चिट्ठी की डिमांड पूज्य गुरुजी के परिवार की तरफ से की गई थी, और जैसा वो चाहते हैं वैसा हम डेरा प्रमुख से लिखवा कर हम देते हैं। अब बताओ, अगर डेरा प्रमुख से लिखवा करके चिट्ठी आ रही है तो ये भैंस का फुप्पा कैसे कह रहा है कि चिट्ठी गोबीराम ने लिख दी? क्यों नहीं सवाल कर? डांगी दम है तो पूछ के देख उससे। यहां तो जो आएगा वो बोलेगा, यहां तो सबकी सुन रहे हैं, लेकिन उस भैंस के फुप्पा से पूछ लो एक बार कि गोबीराम लिखा कैसे। तुम उसके थे ही नहीं कभी, अगर हो तो पूछ के देखो, दम है तो। बहुत सरल भाषा मैंने लिखा है, ये फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वालों का पेज है जिस पर ये पोस्ट है साहब। और हाथ कंगन को आरसी कर, पढ़े लिखे को फारसी क्या, बहुत सीधी सरल भाषा है। चिट्ठी पूज्य हजूर पिताजी के हाथों से लिख करके आती है। क्या कहोगे साहब, चिट्ठी नकली है? सुखबेन, पिताजी को आने में बहुत कम वक्त लगे। भाई जी आप पिताजी की एक फोटो तो ला नहीं सके। मोहन जी एक बार बताओ, मुझे स्पाइडरमैन समझा आप लोगों ने क्या है? जैसे आप हैं वैसा मैं हूं। आपको डांगी जी, आप मुकदमा लड़े नहीं है। जब मुकदमा लड़ते हैं, जब वकीलों की जो भाषा है उसमें वकीलों की भाषा स्वयं होती है कि मैं मौजूद नहीं था, मैं मौजूद था। वो पार्टी की जगह स्वयं होता है। जब पिताजी आ गए ना, तो भाई यकीन मानो कुछ तो शर्म के मारे मर जाएंगे या देश और डेरा छोड़ देंगे। जब पिताजी आ गए ना, तो भाई यकीन मानो कुछ भी नहीं होना है। आप चिंता मत करो, पिताजी को आने दो, ये माफी का दर है, माफिया मिलेंगी लोगों को। और जो काले नीले पीले हरे गुलाबी जो हल्ला मचा रहे ना, ये भी वहीं 2 मिलाते हुए दिखाऊंगा मैं आपको। तुमने ऐसा कैसा काम कर दिया पिताजी, आपके तो सफाई अभियान करते हैं, तुमने तो ऐसा काम कर दिया पिताजी, चले गए तो सफाई अभियान चालू हो गया। अब सुन लो क्यों कर दिया। पिताजी ने आदेश दिया कि ठीक है बेटा सफाई अभियान कर लो, मुख्य धारा में संगत को जोड़ना दोबारा जरूरी है। लेकिन कुछ नालायक लोग चाहते हैं इस बात की कि हम मुख्य धारा में ना जुड़ पाए, हम अलग थलग रहें, हम सफाई अभियान ना करें, हम सेवाओं में ना जाएं, हम सेवा ना करें, गली मजलूमों की बीमार पुरशी ना करें। हम लोग यही तो चाहते हैं बहुत सारे लोग, अब वही तुम कर रहे हो। डांगे साहब बधाई हो। हमने मुकदमा करने क्या जरूरत है जब पिताजी खेल दिखा रहे हैं? नहीं, मुकदमा करो ना साहब। पिताजी ने क्या खेल दिखाया? पिताजी ने खेल दिखाया, वो आए और आकर चले गए। सूरज निकला लेकिन बादलों की ओट में रहा साहब, तो ये कहेंगे कि सूरज नहीं निकल रहा है, या सूरज छुप गया, सूरज खो गया है। ये उसके परमानेंट आने के बाहर की व्यवस्थाएं हैं। जिस दिन तुम इन चीजों को समझना शुरू करो डांगी साहब, उस दिन बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। पिताजी 21 दिन की पैरोल आते तो तुम चुप बैठ जाते हो, और पिताजी 21 दिन बाद जेल चले जाते तो कूदने लग जाते हो। हमें जरूरत क्या चुप रहने की और कूदने की? मुझे एक बात तो बताओ, मुझे इस बात की जरूरत नहीं है कि वो आ गए हैं मैं उनके आने में खलल डालूं, मुझे मसला ही नहीं है कुछ भी।
मुझे इस बात का मसला नहीं है साहब। मुझे मसला ये है कि पूज्य पिताजी, मुझे पता है ना, मैं समझता हूँ इस बात को कि उनके परमानेंट आने में क्या चीज बाधक बनेंगी और क्या चीज सहूलियत दे देंगी। मैं सहूलियतों के साथ हूं, बाधा के साथ नहीं हूं। क्या बात है चौरसे जी, बहुत बढ़िया। सुबह कॉल करना जी, ठीक है भाई जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, सुबह कॉल कर लूंगा भाई जी। गुड नाइट। मालिक के हमने तो इस बात का दुख नहीं है पिताजी ने दर्शन नहीं दिए, हम इस बात का दुख है कि पिताजी के अनुसार सफाई अभियान, पिताजी के अनुसार सफाई अभियान चल। वाह जी वाह, यानी कि मानते हो कि पिताजी आए हैं, मान रहे हो ना इस बात को? तो ये लिखो कि पिताजी नहीं आए फिर भी सफाई अभियान करते, ये लिखो साहब। तब डांगी साहब बात मत पलटो यार, ये तो लिखो कम से कम कि सेंटेंस ठीक कर लो दोबारा से। सेवा करना जरूरी है, सेवा के लिए वचन हमेशा है पिताजी। अब एक एक काम का नाम लेकर नहीं कहेंगे पिताजी, बिल्कुल। संगत की एकता जरूरी है पिताजी, नहीं ये आपके लिए हो सकता है साहब, हमारे लिए तो दोनों चीजें जरूरी है। संगत मालिक का रूप है, संगत का अदब करो। पिताजी तो 12 ही तारीख को वापस ही चले गए। आरटीआई लगाओ ना साहब, आरटीआई मास्टर है आपके पास तो बहुत सारे। डांगी साहब तुम्हारे आका ने कहा कि वो चले गए, तुमने मान लिया चले गए। मेरे पास बराबर कॉल आते रहे, दादरी से भी, खोड़ा से भी, जहां जहां इनके गुर्गे बैठे साहब, सब जगह से फोन आए मेरे पास कि भाई पिताजी चले गए, कह रहे हैं सब। मगर पिताजी चले गए, 21 दिन की ऑथराइज पैरोल है। अगर सपोज करो पिताजी 12 को ही चले गए, 6 दिन बाद चले गए, तो तुम्हारे मालिक साहब ने एक बात कही थी डांगी साहब कि मुझे पता है कहां है वो ठीक सेफ जगह है, लेकिन वहां नहीं है। रात को हलचल थी, तो अब ये बताओ जब हलचल थी कहीं सेफ जगह उन्हें पता है, तो जेल तो नहीं गए थे यार कहीं, और सेफ जगह जेल थोड़ी होती है, जेल तो जेल ही है। लिखते कि पिताजी तो जेल चले गए, हंगामा काट दिया होता। डांगी साहब संगत का बेवकूफ बना सकते हो, मैं अनाड़ी अनपढ़ आदमी हूं, मेरा बेवकूफ नहीं, मैं तो कोट पैंट पहनता हूं, उसका ये थोड़ी पढ़ा लिखा हूं। निपट अनाड़ी बेवकूफ आदमी, दुनिया का सबसे मूर्ख आदमी अगर पिताजी ने कोई चुना है तो साहब आपके सामने बैठा है बहरूपिया, पहचान लो इसको। कभी चश्मे में, कभी बिना चश्मे के, कभी दाढ़ी में, कभी बिना दाढ़ी के, यही मिलेगा आपको, लेकिन आपकी बातों में नहीं आएगा कभी। अगर आया होता तो आज भी उसी भाषा को बोल रहा था जो 2 साल पहले जिस भाषा में बात कर रहा था। आपकी गलती नहीं है। व्हाट्सएप नंबर सारे हिंदुस्तान के पास है। डांगी साहब कमाल कर दिया, आपके पास कैसे नहीं है? आप लो सरकार, 9810529339। संतोष बहन बहुत बहुत स्वागत आपका भी। एक मैसेज वायरल किया फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वालों, जिसमें लिखा है कि सरकारी वकील ने पूछा कि चिट्ठी सही है या नहीं, तो सरकारी वकील ने कहा कि डिमांड तो परिवार की तरफ से चिट्ठी आनी चाहिए, तो हम जो हमसे परिवार कहता है वो हम जाते हैं और गुरुजी जी के हाथों से लिखवा करके लाते हैं। ये एडमिटेड ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में कहा गया है जज साहब के सामने। सवाल के जवाब में क्या चिट्ठी आती है? नहीं, चिट्ठी आती है साहब। बहन अब मेरा निवेदन आपसे पूछ के बताइएगा, भाई चिट्ठी आती है तो पिताजी को गोभीराम कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं आपकी हिम्मत की दाद देना चाहूंगा। पहले कहते थे कि पिताजी आए ही नहीं, आप कहते हैं 12 को चले गए। यही तो गड़बड़ है, यही गड़बड़ है साहब। ये कुछ भी कह देते हैं घसड़ते से जो जबान पे आता है, सोचते नहीं कि मालिक के पैरे बहुत तेज बैठे, पकड़ लेंगे 1 मिनट में। अब पकड़े गए साहब। डांगी साहब जो आए नहीं वो 12 को चले कैसे गए? जाने के लिए आना तो होगा ना। पिताजी कहा करते हैं मन का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए साहब। जब वो 6 को आए तो 12 गए कैसे? शाही परिवार भी कुछ नहीं बोल रहा, बहन हनीप्रीत भी कुछ नहीं बोल रहे। अजीब डर है। और डर क्यों? किसका डर? सदगुरु के लिए डर नाम की चीज की जगह ही नहीं बसती। कन्हैया जी सवाल में सवाल मत खोजो, कौन क्यों चुप है, बड़े लंबे मसले साहब। मतलब साफ है गगन भाई की चिट्ठी लिखी है पिताजी ने, मसला ये है। अब फंस गई गुड्डी, अब नए नए सवाल आएंगे। अब ये बताओ जी चिट्ठी बिक क्यों रही है? अगर पिताजी की हस्तलिखित चिट्ठी अगर सभी सेवादार के पास कॉपी जा रही है उसकी, तो क्या बुराई है भैया? क्या बुराई है इसमें? डांगी साहब आगे ना वहीं जहां से चले थे, घूम फिर के वहीं आ जाओगे जहां से चले थे। कुछ नहीं है तुम लोगों के पास, सब कोरे लिफाफे हो, लिफाफे के लिफाफे। आपको ये समझना चाहिए कि मैं
पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हारी चिट्ठी खाली उधेड़ रहा हूं कि तुम लोगों ने जो पूज्य पिताजी को गोबीराम कह के अपमान किया ना पिताजी का, तुम लोगों को तो भाई बस बेपरवाही जाने की क्या होना है। मैं कुछ अपनी जबान से कड़वा नहीं कहना चाहता। निवेदन है मेरा आप लोगों से। ये तो डेरे सच्चे सौदे की संगत बहुत सूदी सी है साहब। नहीं तो अगर ये बेअदबी सिख गुरु साहिबानों के बारे में अगर छोटी सी भी की गई होती ना, तो खाल में भुस भर देते तुम जैसे लोगों के। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गोबीराम लिखने की पिताजी को। लेकिन ये तो सच्चे सौदे की संगत है। पिताजी ने बस प्रेम करना सिखाया है ना सबको। है तो कड़वी, लगेगी बुरी। सच बोलने में तो मिर्ची क्यों लगेगी? ये देखो ना, लिखा है। मैं तो दिखा दिया तुम्हें लिखा हुआ यार, कि तुम्हारे आका की पोस्ट लिखी हुई है कि इसमें लिखा है, उसने माना है कि चिट्ठी पूज्य जी पिताजी लिखते हैं हाथों से। मैंने नहीं लिखा है लेटर, इतनी लंबी कहानी मेरे पास टाइम ही नहीं होता इतना। दुनिया का सबसे बेरोजगार आदमी और सबसे व्यस्त आदमी मैं ही हूं दुनिया में, अगर कोई है तो। पूछ लो क्या कर रहे हो? कह रहे यार कुछ भी नहीं कर रहा हूं, खाली बैठा हूं। तो कहते चल मेरे साथ। अबे यार मुझे काम है, मीटिंग है मेरी। मालिक के पैरों, होश में रहो और होश में अपना होश मत खो साहब। एक गधे ने कहा कि 99% मुंह बंद तो माता जी और बहने के लाइव आने से बंद हो सकते हैं, लेकिन दाल में काला नजर आना गलत है ना साहब। कितनी बार माता जी बोला करती थी नाम चर्चाओं में या सत्संग में, कितनी बार बहनें बोला करती थी, कभी नहीं कहा। कब कहा बताएं आप मुझे? कभी नहीं बोलते थे। मैंने ये बात कही थी, उन्होंने कहा कि भैया हमारा मसला ही नहीं है, हमारा मसला ही नहीं है। दरबार को चलाने का काम जो है वो मैनेजमेंट का काम है, मैनेजमेंट देख रही है। और जब पिताजी थे हम तब भी नहीं थे सामने, और आज भी हम नहीं है। अरे और कैसे साबित करवाओगे? तुमने कहा चिट्ठी नकली है, मुझे तो कहा तुमने, उन्होंने मुंह से कह दिया कि चिट्ठी असली है। तुम्हारी मानने की नकली है, दूसरे की ना माने जो कह रहा असली है। भाई सोनू साहब गजब कर दिया। एटम ब्लॉक और तुम्हारे से बंदे पिताजी को बाहर नहीं निकालने जा रहे। पिताजी बाहर आएंगे तो तुम्हारी सच्चाई मालूम हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सच्चाई मालूम हो जाएगी। यही है बंदे जो सही है, बाकी तो तुम जैसे हो ठीक हो। पहले वो कभी नहीं आए, अब क्यों आए? बिल्कुल। मैं तो, मेरा सवाल, ये सवाल बड़ा गजब है, मेरे तो कभी आया ही नहीं दिमाग में। जो गलत कमेंट करते हैं उनको जवाब देना जरूरी नहीं होता, बाबा जी अपने आप संभाल लेंगे। सही बात है। देखिए यहां पूज्य हजूर पिताजी के कैरेक्टर को और डेरे की मान मर्यादा को तार तार किया बहुत सारे लोगों ने। उन तमाम लोगों को जवाब मिला है। देखिए कितनी तेजी से पलटी मारी है। पलटी क्या मारी है कि इसमें लिखा ना कि भाई वो तो जवाब दिया है जी वकील ने कोर्ट में। अब जवाब भी तो तुमने ही मांगा कि चिट्ठी असली है नकली है। वकील ने कहा ये असली है, हम लिखवा के लाते हैं, बताओ मसला कहां है? अब और क्या कंफर्मेशन चाहिए? सासंग जी मसला ये नहीं था कि चिट्ठी असली है नकली है, मसला आशीर्वाद भी लेना। अगर आशीर्वाद की इतनी चाह होती कि हमारा विवाह तभी संपन्न माना जाएगा जब पिताजी के दर्शन होंगे, तो इंतजार करते सबरी की तरह और अहिल्या की तरह प्यार करते सतगुरु से, तो साहब वो त्रेता युग भी द्वापर से पहले ले आते। लेकिन नहीं, प्रेम है ना साहब, दिखावा है, ड्रामा है पूरा। ब्याह तो करेंगे लेकिन आशीर्वाद बाद में ले लेंगे, लेकिन आशीर्वाद चाहिए। ब्याह हो जाएगा, देखी जाएगी जो होगा। लेकिन ड्रामा बना दिया साहब डेरे सच्चे सौदे का। हमें एक बात बहुत अच्छे से समझनी होगी मालिक के पैरों सबको कि वक्त बहुत अजीब है। और ये चिट्ठी मैंने 3 कॉलम तक ही पढ़ी थी। मैंने कहा इसके बाद में पढ़ेंगे, कल प्रोग्राम कर लेंगे इस पे। और आपका समय बहुत हो गया, लगभग 11:15 बज गया है, तो 10:44। चलो मिलते हैं मालिक के पैरों कल, और कल अच्छे से विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसी मसले पर रहेगी चर्चा। और अगर आज का प्रोग्राम उसको ठीक लगाओ तो लगभग 55-60 लोग आप देख रहे हैं, तो प्लीज आप शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल शाम को 8:30-8 के बीच में। कोशिश करूंगा कल जल्दी आने की। अभी तक तो मुझे लग रहा है कल कोई शेड्यूल नहीं। अगर मिलेंगे जल्दी तो आपसे विदा चाहूंगा। सभी से मिलते हैं मालिक के पैरों।
7 करोड़ संगत माता जी पर शाही परिवार पर भरोसा करता है। क्या परोल और चिट्ठी के विषय पर एक वीडियो के माध्यम से 7 करोड़ संगत को नहीं बताना चाहिए? हक बनता है, आप मानो या ना मानो। रोहतक में सफाई अभियान कब चालू कर रहे हो? जब पिताजी का हुक्म होगा तब चालू हो जाएगा। डांगी साहब, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। पंजाबी पढ़नी आंदी है जी? कुलवंत राय जी, नहीं आती पंजाबी जी। पंजाबी नहीं आती वीर जी पढ़नी। हिंदी आती है थोड़ी सी, या अंग्रेजी लिख दोगे, चाहे जैसी भी लिख दोगे, टूटी फूटी भी लिखोगे, मैं कर लूंगा। तो चलिए मालिक के पैरों, हम मिलते हैं कल शाम को जुड़ेंगे ठीक 8-8:30 बजे के आसपास जुड़ लेते हैं कल 8:30 बजे। क्या आप अपनी पॉलिटिकल लाइफ बनाना चाह रहे हो? विक्की जी, पॉलिटिकल लाइफ जिस दिन बनाऊंगा, जिस दिन क्या चल रही है मेरी पॉलिटिकल लाइफ, और आज से पॉलिटिक्स में नहीं, 2000 इंडिया अगेंस्ट करप्शन के वक्त से 2012 से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ। कोई आज नया मुल्ला जी बन के अल्लाह अल्लाह नहीं कर रहा हूँ बैठ करके आपके बीच में। और पॉलिटिक्स की बातें मैं इस प्रोग्राम में कभी नहीं करता हूँ, बशर्ते कि आपके सवाल जवाब उस तरह के ना हो, क्योंकि इस प्रोग्राम को करना मेरा मकसद नहीं है साहब। इस प्रोग्राम को करना मेरी ज़रूरत है। डेरा सच्चा सौदा मेरा परिवार है। डेरा सच्चा सौदा के बारे में कोई गलत कहेगा, आप तो सुन सकते हो साहब, मेरे से नहीं सुना जाएगा। एक आदमी कहता है डेरा वैश्याओं का अड्डा है, तो आप कहते हो वाजी वाह, हमें तो पता ही नहीं था। नरेश भाई, धन सदगुरु तेरा ऐसा। और कोई नया मसला नहीं है कि विजेंद्र आज ही पॉलिटिक्स में आ गया। 2012 से साहब कोई छुपा हुआ भी नहीं। मैं आप में जाने के पीछे क्या राज है? आप में जाने के नहीं, आप में मैं आज से नहीं। 2012 26 नवंबर 2012 को जिस दिन पार्टी की स्थापना जंतर मंतर पे, उस दिन पार्टी का फाउंडर मेंबर हूं 2012 से। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता साहब कि पार्टी कौन सी में गई कौन सी में नहीं गए। ठीक है, जैसा वचन रहा, जैसा हुक्म रहा, सब निभाए हैं। और मुझे किसी को जस्टिफाई करने की भी जरूरत नहीं है कि पिताजी ने नहीं कहा था कि सफाई अभियान चालू करो। किसने कहा था सफाई अभियान चालू करो? पिताजी ने कहा था तो वीडियो दिखाओ, हम मान जाएंगे। किस दिन की परोल पर आए हो तो जवाब दो। अरे अभी तो लिख रहे थे यार, वो तो 12 को चले गए। हाँ जी डांगी साहब, अभी तो आप कहते 6 को आए थे, 12 को चले गए। तुम तो 21 कर रहे थे, अब 21 दिन पे आ गए। करेक्शन भी बड़ी जल्दी कर लिया भाई, मान गए डांगी साहब, गजब हो। चलो यार, कल बात करते हैं, बाकी की चर्चा रहेंगी। तो जब तक जिएंगे मरेंगे, ऐ सतगुरु तेरे लिए। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ दातार तेरे लिए। नाम लिया है, जाम पिया है सतगुरु तुझसे यहाँ दिल दिया है, जान भी देंगे ऐ दातार तेरे लिए। डांगी साहब कल पूछ लेंगे। और कन्हैया भाई, पता नहीं क्या लिखा था आपने ऊपर, देखो भाई जी, क्या देखूं सरकार, कितना ऊपर जाना पड़ेगा? 7 करोड़, हाँ ये बता तो दिया साहब। इसमें एक सवाल का जवाब देख लें। जब मैं, अगर कोई प्रेमी राजनीति में काम करता हो तो हमें इतनी एलर्जी क्यों? हमें सहयोग करना चाहिए। एलर्जी सिर्फ इसलिए है कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि दुनिया के तमाम तालों की चाबी राजनीति है। सब जानते हैं इस बात को। हरीश शरण जी नमस्कार साहब। तो यह मसला ये नहीं है कि विजेंद्र बात कर रहा है, मसला है कि विजेंद्र क्यों बात कर रहा है, क्यों, कैसे रोका जाए। पॉलिटिक्स की बातें में उलझा लो, रोक लो, देखी जाएगी। देसी घी की सड़कें बिछा दो, उसमें फिसल जाएगा बंदा। चलने दो ना, यहाँ क्या फर्क पड़ रहा है? पिताजी को नहीं बख्शा है, नलायकों ने, तो मैं तो फिर भी सतगुरु का बच्चा ही हूं, मुझ पर क्या फर्क पड़ता है। आपके सवाल में पूरा दम है साहब, जवाब भी है मेरे पास, लेकिन अभी 11 बज रहे मेरी सरकार, आप घर में, मुझे घर जाना पड़ेगा। तो हम कल बात कर लेते, कल लिख के रख लो, कल हम जरूर जुड़ेंगे। मैं कोशिश करूंगा कल भी हम लाइव रहें, क्योंकि चिट्ठी में कई सारे कॉलम्स हैं। जयपुर का कब टूर है? विक्की जी, जयपुर जब पिताजी ख्याल देंगे, जिस दिन बोल देंगे उस दिन चले जाएंगे। और जाऊंगा जिस दिन, 1 दिन 2 दिन पहले बताऊंगा। जहां भी हमारी मुलाकात होगी, नाम चर्चा घर, दरबार में, जहां आप कहेंगे वहां मिल लेंगे सरकार। जयपुर में जिस जगह कहेंगे वहां मिल लेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया नरेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे मालिक के प्यारे ना, वही वो कहते हैं ना कि कब के हार गए होते इस जिंदगी की लड़ाई में, कब तक हार गए होते इस जिंदगी की लड़ाई को, मगर तुम जैसे साथियों का सहारा है दोस्त। जयपुर दरबार में आओ तो भाई बताना, भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। विक्की जी बिल्कुल मिलेंगे सरकार। एहसान ये आपके लिए नरेश भाई, और आप जैसे जितने मालिक के प्यारे प्रेम करते हैं उन सबके लिए कि एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। तो चलिए, कुछ भी गलत कहा गया हो और किसी को लगा हो बुरा था, और बुरा मान जाया करो, लेकिन मानना भी ठीक है, क्योंकि गलत और सही का आकलन तभी करोगे एकांत में बैठ के, यार क्या गलत था, क्यों आदमी गुस्सा कर रहा था, क्यों हमें गुस्सा आ रहा था किसी की बात पे। धन सतगुरु तेरा आसरा आगे आगे होता है क्या, वो देखते रहो। बिल्कुल देखेंगे सरकार, और आपके साथ देखेंगे मिलके। तो अगर मेरी किसी बात से किसी भी मालिक के प्यारे को अगर दुख पहुंचा तो आप सबसे हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा भाई जी। मैं आपसे सुरेश जी के साथ पहले भी मिल चुका हूँ। ओके चलिए, कोई नहीं विक्की भाई, मिलेंगे जरूर। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के माफी है सासंग जी की मेरी बात से किसी भी अगर आप किसी को भी तकलीफ हुई तो माफी चाहूंगा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। छोटा भाई समझ के माफ कीजिएगा भाई जी, आपको ग्रुप में ऐड करा, धन्यवाद प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्रशांत एकमात्र बंदा है मेरे ब्लॉग का जो इस प्रोग्राम को कभी कभी देखता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सैल्यूट नहीं साहब, सैल्यूट बोलोगे तो मैं टेढ़ा मेढ़ा चलूंगा, यूं एकदम चौड़ा हो जाऊंगा, कुर्सी फ्रेम में भी ना आ पाऊंगा, सेकेंड मोबाइल की फिर दिक्कत होगी, मुझे ऐसे ही रहने दो। मैं जानता हूँ सुरेश भाई को, सुरेश जी से मिला हूँ, पीछे भी एडम में भी मुलाकात हुई एक दो बार शायद, और वहां दरबार में तो गोलगप्पे खाते हुए हुई है मुलाकात जयपुर दरबार में। सेवादारों को नहीं भूलता हूँ, मेरी मेमोरी वैसे गड़बड़ है, लेकिन सेवादारों को नहीं भूलता हूँ, खासकर जो बाहर कहीं कहीं मुलाकात हुई है जिन सेवादारों से। तो चलिए मिलते हैं कल शाम को 8:30 बजे मिलते हैं मालिक की तरफ। बबली दारू जी, धन धन सदगुरु तेरा बहन कनाडा से हमारी बहन, तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। चलो मालिक के तरफ मिलते हैं, 11 बजे मुझे घर जाना है और आप सब घर में बैठे हैं। चलो जी बड़े भाइयों, आपका बहुत बहुत ये भी आशीर्वाद है आपके ग्रुप में ऐड होना है। मैं कर दूंगा प्रशांत जी, आपको कर दूंगा ऐड ग्रुप में। तो चलिए मालिक के पर विदा लूंगा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। मिलते हैं कल 8:30 बजे शाम को सच की राह पे। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा।